नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हमारे साथ हैं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। प्रोफेसर कुमार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आज इनको बुलाने का एक खास मकसद है। अभी यूजीसी ने एक ताज़ा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की है। तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा, इसके साथ ही हम इनसे जानेंगे कि जो अभी एनसीईआरटी की किताबों में ताज़ा बदलाव हुआ है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसका क्या मतलब है और वो जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था को कहाँ ले जाएगी। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं जो ताज़ा आपने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपसे ही समझेंगे कि क्या है ये रिपोर्ट और इसका जो है किस तरह से छात्रों पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इंडिपेंडेंस के बाद पहले बार ऐसे क्रेडिट फ्रेमवर्क को हम अनाउंस किया। ये फ्रेमवर्क को हम मान सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का एक बुनियाद है, एक फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन के ऊपर 3 वर्टिकल्स हैं। एक स्कूल एजुकेशन, और दूसरा हायर एजुकेशन, और तीसरा है वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये चाहते हैं कि ये डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज जो है, आर्ट्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, ये डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज को हम कम करना है और हमारा स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देना है कि एक डिसिप्लिन से दूसरा डिसिप्लिन को ज्वाइन करने के लिए सुविधा चाहिए, इनको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए। और दूसरा, हमारा एजुकेशन लर्निंग आउटकम्स बेस्ड होना चाहिए। एक क्लास से दूसरा क्लास जब स्टूडेंट प्रोग्रेस होता है, इनका इस स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम्स क्या है, इसके बेसिस पर हम स्टूडेंट्स को क्रेडिट्स देंगे। तो स्कूल एजुकेशन को हम लेवल 0 से लेवल 4 तक हम डिफाइन किया। जब 12 क्लास स्टूडेंट पास होंगे, हम कहते हैं कि स्टूडेंट लेवल 4 को कंप्लीट किया। और इसके बाद जब स्टूडेंट कॉलेज नहीं तो यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ज्वाइन होता है, इसको हम लेवल 4.5 कहते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हर एक साल को हम एक लेवल कहते हैं। फर्स्ट ईयर को लेवल 4.5, सेकेंड ईयर को लेवल 5, थर्ड ईयर को लेवल 5.5। लेकिन स्टूडेंट कैसा जाएगा एक लेवल से दूसरा लेवल को, एक साल से दूसरा साल को? इसमें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कहते हैं कि एक साल में स्टूडेंट कम से कम 40 क्रेडिट्स को अर्न करना है। अलग अलग सब्जेक्ट्स को पास होके कम से कम 40 क्रेडिट्स को अर्न करना है। तो टिपिकली हमारा देश में, हमारा यूनिवर्सिटीज में एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। दिस मीन्स एक सेमेस्टर में स्टूडेंट कम से कम 20 क्रेडिट्स को अर्न करना है। और एक क्रेडिट क्या होता है? एक क्रेडिट है ए लर्नर का वो लर्निंग का रिकॉग्निशन है कि प्रीवियस कोर्स में कुछ सीख के और कुछ लर्निंग आउटकम्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसलिए हम वो एक्सपीरियंस को हम क्रेडिट दे सकते हैं। एक क्रेडिट का मतलब ये होता है। और बहुत सरल भाषा में बताना चाहिए तो एक साल में एक क्रेडिट कब आएगा? कम से कम 30 लर्निंग आवर्स एक स्टूडेंट स्पेंड किए तो इससे क्या होगा? एक साल में एक स्टूडेंट 40 क्रेडिट्स को अर्न करना है मिनिमम,
और ईच क्रेडिट का होता है 30 आवर्स ऑफ नोशनल लर्निंग आवर्स. सो दैट मीन्स इन 1 ईयर एक स्टूडेंट कम से कम 1200 लर्निंग आवर्स को स्पेंड करना चाहिए. ये करे तो एक लेवल से दूसरा लेवल को जा सकता है. तो इसमें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में ये हम कहा है कि जब हम क्रेडिट्स को अर्न करते हैं, मान लीजिए मैं बीए इकोनॉमिक्स में सेकेंड ईयर तक कुछ क्रेडिट्स को अर्न किया, लेकिन मैं 1 साल ब्रेक लेना चाहता, तो ये क्रेडिट्स को मैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स प्लेटफॉर्म में स्टोर करके मैं 1 साल नहीं तो 2 साल के लिए मैं यूनिवर्सिटी से बाहर जा सकता हूँ और कुछ काम नहीं तो कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर दोबारा मैं वापस आना चाहता. ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ये सुविधा हमारा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है. इसको हम कहते हैं मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट. 3 साल के पहले आप फिर वापस आना है और ये क्रेडिट्स जो अर्न किया इसको आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं. तो इसीलिए हमारा स्टूडेंट्स को क्रेडिट फ्रेमवर्क से बहुत फ्रीडम और मोबिलिटी मिल जाएगा. तो अगर हम आसान शब्द में कहें तो एक तो ये है कि जो क्लास में पढ़ाई होगी उसका एक रिकॉर्ड रहेगा कि अगर आपने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर इतने घंटे की क्लास कर ली है तो आप क्रेडिट अर्न करने के लिए पात्र होते हैं. दूसरी बात ये हुई कि अगर आपको लगता है कि आपने 10 क्रेडिट अर्न कर लिए और फिर आपको कोई ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक लेकर और फिर से आके और फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और आगे वो क्रेडिट जो है आपका बैलेंस रहेगा, फिर अगले क्रेडिट में जुड़ के फिर जो 40 होगा वो फाइनल क्रेडिट होगा. ठीक है. और इसमें और एक भी एडवांटेज है स्टूडेंट्स को. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सभी फॉर्म्स, सभी मोड्स ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करता है. सभी मोड्स ऑफ एजुकेशन मीन्स फिजिकल फॉर्म एजुकेशन भी हो सकता है, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जाके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं, नहीं तो आप कुछ क्रेडिट्स ऑनलाइन एजुकेशन में अर्न करके फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 40 क्रेडिट्स आप ऑनलाइन में क्रेडिट अर्न किया, लेकिन सेकेंड ईयर आप कुछ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करके सेकेंड ईयर से आप फिजिकल मोड में कंटिन्यू करना चाहते हैं. ये पॉसिबिलिटी अब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में उपलब्ध है. और बिना ये क्रेडिट अर्न किए डिग्री नहीं मिलेगी. बिना क्रेडिट अर्न आपको डिग्री नहीं मिल सकता है. इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको लेवल 4.5 पे फर्स्ट ईयर बीए होने के बाद आप छोड़ना चाहिए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा. अभी तक क्या हो रहा है, मैं बीच में छोड़ के चले गए तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, मुझको कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कुछ भी नहीं मिलेगा. लेकिन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं कि आप कभी भी आप छोड़ के जाइए, बेस्ड ऑन द क्रेडिट्स आप अर्न किया अभी तक, इसके बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो डिप्लोमा मिलेगा, नहीं तो आपका पूरा क्रेडिट्स आपके पास है तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आपको डिग्री भी मिल जाएगा. अच्छा, ये जो क्रेडिट है ये सब्जेक्ट और टॉपिक के लिए इक्विवेलेंट है या उसमें भी कुछ वेटेज है कि अगर ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है तो ज़्यादा क्रेडिट होगा, या सिर्फ इसमें आवर्स ऑफ लर्निंग ही इंक्लूड है? सभी डिसिप्लिन्स का क्रेडिट्स एक ही है, इक्विवेलेंट है. अलग अलग इंजीनियरिंग में क्रेडिट का एक मीनिंग होगा, हिस्ट्री में, बायोलॉजी में और एक मीनिंग होगा क्रेडिट को. ऐसा नहीं है, एक क्रेडिट का वेटेज जो है सभी डिसिप्लिन्स में सेम है. अच्छा, और ये जो डिसिप्लिन्स है ये कौन तय कर रहा है कि जैसे न्याय शास्त्र पढ़ेंगे या पुराण की जानकारी पढ़ेंगे, कलाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो ये तय करने वाली संस्था या नियामक कौन है? देखिए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक्सपीरियंशियल लर्निंग और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी क्रेडिट्स देने का रिकमेंडेशन किया. मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा.
देखिए, आप 10 साल आप वेल्डिंग काम किया, आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन अच्छी तरफ से वेल्डिंग काम किया, और एक असेसमेंट करने के बाद आपका वेल्डिंग का प्रोफिशिएंसी अच्छा है, तो ये एक्सपीरियंस को हम क्रेडिट्स दे सकते हैं। और ये क्रेडिट्स, सपोज द नंबर ऑफ क्रेडिट्स गिवन फॉर योर एक्सपीरियंस इन वेल्डिंग इज इक्विवेलेंट टू लेवल 4.5, देन आप एक यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करके नेक्स्ट लेवल को जा सकते हैं एडिशनल कोर्सेस लेके। तो इसीलिए हाइब्रिड मोड ऑफ एक्सपीरियंस, हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन इज प्रमोटेड इन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। और दूसरा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकता है। आपने बहुत अच्छी क्राफ्ट्समैन हैं, नहीं तो आप बहुत अच्छी तरफ से कुछ इनफॉर्मल लर्निंग किया। देख लीजिए, आप कुछ गेम्स में नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला आपको, इसको भी हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में हम रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको क्रेडिट्स भी देंगे। जैसा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, आपको बहुत अच्छी तरफ से वेदास में नॉलेज है, नहीं तो आप बहुत अच्छी तरफ से आपने टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ लिया आपने, इसको असेसमेंट करने के बाद आपका नॉलेज जो है इसको हम क्रेडिटाइज कर सकते हैं, ये नॉलेज को हम क्रेडिट्स असाइन कर सकते हैं, और ये क्रेडिट्स को आप एक्यूमुलेट करके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में, if the credits correspond to any particular level, and if that level corresponds to a particular qualification such as certificate, diploma or degree, आपको डिग्री दे सकते हैं। तो जैसे ये जो आपने कहा कि अगर सपोज आपने एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, तो ये वॉलेंटरी है। मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में, करेक्ट, और हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस का पार्ट वो नहीं है, और मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए उसको पढ़ा और उस पर हम क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, तो क्या वो हमें मिलेगा? बिल्कुल, ये तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। आप किसी कॉलेज को नहीं जा रहे हैं, स्कूल को नहीं जा रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर डोमेन एरिया में बहुत इंटरेस्ट है, अपने आप सेल्फ स्टडी करके आप बहुत इसमें एक्सपीरियंस और नॉलेज आप एक्यूमुलेट किया, इसको भी हम क्रेडिटाइज कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मान लीजिए हमारा इस्लामिक कल्चर पढ़ने में इंटरेस्ट है, हमने बाइबल की स्टडी की, किसी डिसिप्लिन में आपने कुछ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आप एक्वायर किया, इसको हम मेजर करके, असेसमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना असेसमेंट, बिना एग्जामिनेशन आपको क्रेडिट्स नहीं मिलेगा। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ये भी कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ असेसमेंट, और जो यूनिवर्सिटी डिग्री देना चाहते हैं, डिप्लोमा देना चाहते हैं, प्रॉपरली ये एक्सपीरियंस को असेसमेंट करना है, असेसमेंट करके क्रेडिट्स देना है। तो असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या सिर्फ लिखित परीक्षा उसका आधार होगा, या उसके लिए भी आप कुछ और अलग आधार बनाया आपने? देखिए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सिर्फ एक गाइडलाइन है, एक रोड मैप है, और जब भी यूनिवर्सिटी सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो यूजीसी इसका रेगुलेशंस बना देगा, कैसी असेसमेंट करना है, कैसा क्रेडिट्स देना है। नहीं तो कुछ इंजीनियरिंग में है तो AICTE करेगा, स्किल एजुकेशन में है तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करेगा। अलग अलग रेगुलेटर्स जो है वो डिसाइड करना है कैसा असेस करना है, ये परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा, ये रेगुलेटर डिसाइड करेगा। अच्छा, अब हम आते हैं सिलेबस पर, जिसको लेकर अभी हाल में काफ़ी चर्चा भी रही, और जो कहा जा रहा है कि रूटीन प्रक्रिया के तहत किताबों में बदलाव किया गया, इसमें कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हटाई गई। तो ये जो चीज़ें हटाई गई, जैसे राम गोडसे का रेफरेंस है, या महात्मा गांधी
का रेफरेंस है या गुजरात दंगों का रेफरेंस है, हम्म, तो इस तरह की बातों को किताब में रखना या हम्म, नहीं रखना, हम्म, इससे विद्यार्थी को मतलब जो एजुकेशन का हम पर्पस अचीव करना चाहते हैं, हम्म। उससे ये कितना जुड़ा है? देखिए, ये पहले बार नहीं है कि हमारा स्कूल टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज कर रहा है। हम सिंस इंडिपेंडेंस बहुत बार हम किया। क्यों करते हैं? अम, हमारा स्कूल बुक्स में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स टीच करते हैं हमारा स्टूडेंट्स को। साइंस हो, आर्किटेक्चर हो, कॉमर्स हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये बहुत सब्जेक्ट्स में हमारा स्टूडेंट्स को हम टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करते हैं स्कूल एजुकेशन में। और कुछ चीज़ों में क्या होता है, बेस्ड ऑन न्यू एविडेंसेस, बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन, हम हमारा सिलेबस को रिवाइज करना पड़ता है। जैसा प्रीवियस टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स ने रिवाइज किया, अभी एक नेशनल लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स who are experienced in teaching the school education, they have decided that certain things हमारा स्कूल टेक्स्ट बुक्स में कुछ चीज़ों ने आउटडेटेड हो गया और कुछ नया चीज़ों को ऐड करना है, ऐसा एक्सपर्ट्स ने डिसाइड करके ये रिवीजन किया। और ये एक्सपर्ट्स का ये भी एक प्राइमरी रीज़न है ये रिवीजन करने में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बुक्स लाइट होना चाहिए, हमारा स्टूडेंट्स को टू मच बर्डन नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। उसलिए हमारा सिलेबस को प्रून करना पड़ता है, इसको कम करना पड़ता है। तो उसलिए कुछ चीज़ों को डिलीट किया। और आपको भी पता है कि आप हिस्ट्री लीजिए, हमारा इतिहास के बारे में हम बात करें तो हमारा इतिहास, हमारा भारत देश का इतिहास बहुत वाइड है, बहुत रिच है। लेकिन हमारा टेक्स्ट बुक्स में जब हम हमारा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कुछ डायनेस्टी के लिए पढ़ते हैं, कुछ हमारा देश का कुछ रीजियंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसको ब्रॉड बेस करना बहुत आवश्यक है। जैसा बहुत लोगों ने नॉर्थ ईस्ट रीजन से, सदर्न रीजन से, कश्मीर से, अलग अलग जगह से हमारा देश में हमारा फ्रीडम फाइटिंग के लिए कंट्रीब्यूट किया, नहीं तो हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर को डेवलप करने के लिए बहुत काम किया। ये ट्राइबल लोग हो सकता है, और सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी बहुत लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। इनके बारे में भी हमारा बच्चों ने पढ़ना चाहिए। उसीलिए कुछ चीज़ों को कम कर दिया और कुछ एडिशनल चीज़ों को ऐड कर दिया। ये हमारा सिलेबस को बहुत ब्रॉड बेस्ड और बहुत फोकस्ड कर दिया। इसीलिए मैं मानता हूं कि जो एनसीईआरटी सिलेबस रिवीजन जो किया, दैट इज इन ट्यून with the current times and the current needs. देखिए, आपका सीधा सीधा इससे वास्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप यूजीसी के चेयरमैन हैं और यूजीसी का जो मैंडेट है उसमें एक मैंडेट ये भी है कि शिक्षा का स्तर तय करना, शिक्षा का मानक, एक अच्छा मानक तय करना, उस मानक को मेंटेन करना, और वो जो स्कूल की शिक्षा में जो उसका बेस बनेगा उसके आधार पर ही आप ये मानक तय कर पाएंगे। तो उस लिहाज से जिस तरह का बदलाव हो रहा है, जिस तरह, जैसे आज एआई का जमाना है और एआई के जमाने में हम इस बात पर लड़ रहे हैं कि हमें गुजरात दंगा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या हमें मुगल पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस लिहाज से क्या आपकी निजी राय में आप संतुष्ट हैं जिस तरह का सिलेबस बच्चों को मिल रहा है, और वो जो बच्चे पढ़कर कॉलेज में आएंगे तो उनके लिए आपका एक अच्छा बेस तैयार हो रहा है और उनके साथ आप एक शिक्षा का अच्छा मानक तैयार कर पाएंगे? आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो उच्च शिक्षा के बारे में काम करता हूँ। यूजीसी का रोल वही है, अच्छी क्वालिटी उच्च शिक्षा हमारा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए।
लेकिन ये उच्च शिक्षा संस्था में ज्वाइन करने के लिए कौन आएगा? हमारा स्कूल सिस्टम से आएगा। इसलिए हमारा नेशनल फ्रेमवर्क में भी हम ये कहा कि हमारा स्कूल एजुकेशन को भी बहुत ब्रॉड बेस्ड करना है। स्टूडेंट्स को स्पेशलिस्ट नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ये हमारा NEP 2020 भी कहता है। इसलिए स्कूल एजुकेशन सिलेबस को हम रिवाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में कौन काम करते हैं? NCERT काम करते हैं। NCERT टेक्स्ट बुक्स को तैयार करता है। तो इसलिए ये बहुत ब्रॉड बेस्ड रिवीजन ने NCERT शुरू किया। मैं मानता हूं कि इन ट्यून विथ NEP 2020 हमारा स्कूल एजुकेशन में भी बहुत रिफॉर्म्स लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारा स्कूल एजुकेशन को ब्रॉड बेस्ड करना है, डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज को निकालना है, और स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम बेस्ड होना चाहिए। तो NCERT यही काम कर रहा है। और मैं मानता हूं कि उच्च शिक्षा हो, स्कूल एजुकेशन हो, करिकुलम रिवीजन रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जैसे देखिए, एक ये शिक्षा का एक मतलब और एक मकसद ये भी है कि हमारे बच्चों के अंदर ये एक ऐसी भावना विकसित हो कि हम भारतवासी हैं और हमारा जो जाति है, धर्म है, मजहब है, वह बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है जिसके आधार पर कि हम एक दूसरे से भेदभाव करें। यूनिवर्सिटी लेवल पर इस भावना को मजबूत करने के लिए किस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए? जो ये सिलेबस में बदलाव है या इसके इतर भी अगर आप देखें तो इस मकसद से क्या बदलाव किए जाने की जरूरत है, या हो रहा है, या आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए? देखिए, हमारा NEP 2020 को आप देखें तो ये क्लियरली बताते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा इंडियन ईथोस, हमारा इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन जो है, इसके ऊपर हम बिल्ड करना है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और इसमें दो चीज होता है। एक तो जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं बहुत डिसिप्लिन्स में, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, बहुत एडवांसेस भी हो रहा है। हमारा स्टूडेंट्स को ये एडवांसेस के बारे में भी जानकारी देने के लिए हमारा सिलेबस को हम रिवाइज करना चाहिए। दूसरा कि हमारा देश में भी हजारों सालों से हम अलग अलग डिसिप्लिन में बहुत कंट्रीब्यूशंस किया। आर्किटेक्चर हो, एस्ट्रोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, बहुत डिसिप्लिन्स में हम बहुत एडवांसमेंट्स किया। योगा फॉर एग्जांपल इज वन एरिया। देयर आर मेडिकल सिस्टम्स फॉर एग्जांपल विच आर वेरी वेरी एडवांस्ड। तो ये पूरा मिलके हम इसको कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कहते हैं। और UGC ये भी काम कर रहा है कि कैसा हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को भी हमारा मॉडर्न एजुकेशन में इंटीग्रेट करना, सो दैट हमारा स्टूडेंट्स को ये भी पता होगा ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, और हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या होता है, और इसको हमारा मॉडर्न सिस्टम से कैसा जोड़ सकते हैं, सो दैट we use our own traditional knowledge base and also we advance our knowledge to meet the future needs. इसीलिए UGC ने पिछले एक दो हफ्ते के पहले हम गाइडलाइंस भी पब्लिसाइज किया, सभी यूनिवर्सिटीज को भेजा, कैसा हमारा स्टूडेंट्स को इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बारे में अवेयरनेस लाना और कैसा टीचर्स को भी ट्रेन करना ये इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हमारा स्टूडेंट्स को कैसा पढ़ाना, इसके लिए भी हम गाइडलाइंस इशू किया। अच्छा, तो आज के दौर में आप स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के लिए आज क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं? क्या चैलेंज आ रहा है? देखिए,
एक चैलेंज तो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत डाइवर्स है। और कुछ लोग कंपेयर करते हैं कि उस देश में ऐसा किया ये लोग ने, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखना है उस देश का पॉपुलेशन कितना है, इस देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। हमारा देश में देख लीजिए अभी हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम में 4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। 4 करोड़ स्टूडेंट किसी देश का पॉपुलेशन का भी ज़्यादा हो सकता है। और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम में बहुत लोग हैं हमारा देश में, कम से कम 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। और हमारा डाइवर्सिटी भी देखिए, हमारा स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, अर्बन बेस्ड है, बहुत डाइवर्सिटीज है। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा पास 45,000 कॉलेजेस हैं हमारा देश में, लेकिन इसमें 60% ऑफ द कॉलेजेस ये रूरल सेटअप्स में हैं। और हमारा पास अब 1100 यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें 45% रूरल बैकग्राउंड में है, रूरल सेटअप में है। तो रिफॉर्म्स लाना हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये तो बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम चैलेंजेस को एक जैसा अपॉर्चुनिटी जैसा मानते हैं। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म आवर हायर एजुकेशनल सिस्टम। इसीलिए पिछले 2-3 साल से हमने बहुत कांटेक्ट किया यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और टीचर्स, स्टूडेंट्स को बहुत कांटेक्ट किया, बहुत अवेयरनेस भी लाया। और पिछले 1 साल से हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव लाया हमने। जैसा बहुत यूनिवर्सिटीज़ में अब 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है शुरू करने का तैयारी हो रहा है। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का भी हम बहुत यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंट किया। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कम से कम आधा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में ज्वाइन किया। और ये भी हमारा इंडियन लैंग्वेजेस को हम प्रमोट करना हमारा एजुकेशन में, ये भी हम काम कर रहा है। हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मार्च में उड़िया भाषा में जो इंजीनियरिंग बुक्स को हम तैयार किया, इसको इनाग्रेट किया, इसको लॉन्च किया। मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को हम कैसा हम इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ा सकता है, ये भी प्रयास हो रहा है। और मार्च में हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छी पोर्टल को भी लॉन्च किया, इसको हम कहते हैं ई कुंभ। ये ई कुंभ में फ्रीली हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो हम पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इसको इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके ई कुंभ पोर्टल में हम उपलब्ध किया। और ये बहुत संतोषदायक विषय है कि लाखों स्टूडेंट्स ने हमारा इंडियन भाषा में जो बुक्स अवेलेबल है ई कुंभ पे, लाखों स्टूडेंट्स ने इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ रहा है। तो मैं बहुत पॉजिटिवली देखता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बहुत तेज से हम इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये भी देखिए कि ओवरनाइट हम चेंज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हमारा सामने 2035 को एक माइलस्टोन रखा है। बाय 2035 हमारा GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, इसको हमारा करंट लेवल जो है 29% से 50% करने के लिए हम सभी लोग मिलके काम कर रहा है। ये हमारा ड्रीम है कि आगे समय में, आगे सालों में हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत रिफॉर्म होगा और हमारा स्टूडेंट्स को हम एम्पावर करेंगे सो दैट हमारा स्टूडेंट्स क्रिएटिव और इनोवेटिव बन सके और हमारा कंट्री को आगे ले सके। जी देखिए, आपने जैसे कहा कि 4 करोड़ बच्चे अभी हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, तो इसके साथ ही ये समस्या आती है कि हर साल करोड़ों लोग जो है डिग्री लेके तो निकल जाते हैं,
लेकिन लेकिन वो उनकी डिग्री जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपने तो ऐसी पढ़ाई की नहीं जो हमारे काम आए, जब वो नौकरी के लिए जाते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की किताबें जो हैं अब वो लोकल लैंग्वेजेस में आ रही हैं, उड़िया और हिंदी का आपने उदाहरण दिया। लेकिन उस इन फील्ड में चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, जो रिसर्च हो रहे हैं, जो नए नए इनोवेशन और इन्वेंशन हो रहे हैं, वो सारे उन पर अंग्रेजी का दबदबा है। और अगर आप उस प्रोफेशन के मतलब फ्रैटर्निटी का इंटरनल वर्किंग सिस्टम भी देखें तो वहाँ पर भी जो है लोकल लैंग्वेजेस का कोई प्रभुत्व नहीं है। तो क्या ये चैलेंज नहीं लगता कि एक तो आप इस तरह से जो ये कर रहे हैं उससे एक तरह से बच्चों को पीछे धकेल रहे हैं, और एक एम्प्लॉयबल वर्क फोर्स आप तैयार नहीं करके, ना तो एक अच्छा इंसान बन रहा है कॉलेज से निकलकर लड़का, और ना वो नौकरी पाने के लायक बन रहा है, तो वो आके बीच भंवर में फंस जा रहा है। ये चैलेंज नहीं लगता आप? देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो आपने कहा, ये बहुत सही बात है। मैं इससे एग्री हूँ। हमारा बच्चों ने जब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, डिग्री लेके बाहर आते हैं, इनका स्किल्स जो है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इनको मिला, वो एम्प्लॉयर्स का नीड्स जो है इससे मैच नहीं होता है, इसलिए इनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में बहुत मॉडिफाई किया, और स्टूडेंट्स को हम स्किल बेस्ड एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए हम एक नया गाइडलाइन लाया यूजीसी से। ये गाइडलाइन कहते हैं कि स्टूडेंट्स ने 2 डिग्री साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। जैसा मैं बीए हिस्ट्री कर रहा हूँ, लेकिन मुझको जर्नलिज्म में, मीडिया स्टडीज में इंटरेस्ट है, मैं पैरेलली एक ऑनलाइन कोर्स मीडिया स्टडीज में कर सकता हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट बन सकता हूँ। सिमिलरली मैं बीएससी बायोलॉजी कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेटा साइंस में करना चाहता हूँ दूसरा डिग्री, ताकि डेटा साइंस में जॉब्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू बायोलॉजी। एज एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग। तो मैं आईआईटी मद्रास में ऑनलाइन बीएससी डेटा साइंस भी पैरेलली कर सकता हूँ। तो जब नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी आएगा, इसके बारे में भी हम बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसमें बहुत स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स को भी हम शुरू कर रहा है। आप किसी सब्जेक्ट में आप पढ़ लीजिए, लेकिन नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी में आप किसी जो इंटरेस्ट है आपको स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स में ज्वाइन करके एडिशनल स्किल्स को आप एक्वायर करके जॉब रेडी हो सकता है। ये तो काम, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ये काम हम बहुत सालों के पहले करना था, 50 साल के पहले करना था, 20 साल के पहले करना था, लेकिन अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद एक काम हमने शुरू किया, और स्टूडेंट्स को इससे बहुत फायदा होगा, वो जॉब रेडी होगा। और दूसरा आपने जो बताया, एक तरफ से हमारा एडवांस्ड रिसर्च जो है वो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए वो एडवांस्ड लेवल ऑफ रिसर्च करने के लिए। लेकिन दूसरा तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा बच्चों ने इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ना है। मैं इसके बारे में एक दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं, मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियरिंग में मेरा बीटेक किया, और इसके बाद मैं लोकली जो जगह पे मैं पढ़ा, जो मेरा नेटिव प्लेस है, उधर मैं एक कंस्ट्रक्शन जॉब लेना चाहता। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बना के मैं वो काम करना चाहता हूँ। तो मेरा क्लाइंट्स कौन होगा? लोकल पीपल होगा, और मेरा वर्कर्स कौन होगा? वो भी लोकल पीपल होगा, और मैं भी उधर ही वही लोकल रीजन का हूँ। तो इससे मैं लोकल लैंग्वेज में पढ़े, तो मान लीजिए मैं तेलुगु में पढ़ा मेरा बीटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो मेरा क्लाइंट्स जो तेलुगु स्पीक करते हैं, मैं तेलुगु में बात करूंगा, मेरा वर्कर से भी मैं तेलुगु में बात करूंगा। इनका मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ये लैंग्वेज में, ये एक है। तो इसीलिए ये तो कम्युनिकेशन की बात हो गई ना। नॉलेज इनहेंसमेंट के लिए तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा ना।
वो भी मैं बता रहा हूँ कि अभी बहुत रिसर्च है, कॉग्निटिव साइंस में रिसर्च किया। ये कहते हैं कि बाय 5th ईयर एक बच्चा का 80% ऑफ द ब्रेन फॉर्मेशन होता है। ये जब ब्रेन फॉर्मेशन होता है उस समय स्टूडेंट ने मातृभाषा में, नहीं तो लोकल भाषा में जो बातचीत करते हैं वो भाषा में लर्निंग किए तो इनका मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा रिसर्च भी है। उसीलिए अर्ली एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जरूर ये मातृभाषा में नहीं तो इंडियन भाषा में होना चाहिए। और सिर्फ ये हमारा देश में नहीं, आप बहुत यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, जर्मनी हो, स्वीडन हो, फ्रांस हो, उधर बच्चों ने क्लास 1 से PhD तक इनका मातृभाषा में पढ़ता है। और आप देखिए नोबेल प्राइजेस हो और बहुत बड़ी इंटरनेशनल अवार्ड्स हो, इनको भी मिल रहा है। हम नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने मातृभाषा में पढ़ा इसलिए इनका नॉलेज कम है, लेस टैलेंटेड है, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। और इंग्लिश कब आया हमारा देश में? इंग्लिश एक कॉलोनियल रूलर्स आने के बाद, पहले नहीं था, इंग्लिश नहीं था, ये आने के बाद ही आया। इसके पहले हजारों सालों हमारा देश में हमारा अपनी भाषाओं को हम प्रोत्साहन दिया, अपनी भाषाओं में हम पढ़ा लिखा और नॉलेज क्रिएट किया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मातृभाषाओं को, हमारा भारतीय भाषाओं को प्रामुख्यता देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एट द सेम टाइम ये भी हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश भी पढ़ना है आप, ताकि आप दुनिया में दूसरा देशों से, दूसरा लोगों से कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश भी एज ए कम्युनिकेशन टूल आप लर्न करना है। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि आपका मातृभाषा में पढ़ लीजिए, और आगे समय में आप एडवांस रिसर्च करना चाहते हैं, दूसरा देशों में जाना चाहते हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। जी, मेरा सवाल थोड़ा सा इससे अलग था। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से अंग्रेजी का वर्चस्व है हायर एजुकेशन में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेजी कब आई या नहीं आई। जिस तरह से अंग्रेजी का वर्चस्व है ग्लोबल लेवल और हमारे यहाँ भारत में भी, उसको देखते हुए अगर हम लोकल लैंग्वेज में बढ़ावा दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो उस दौड़ से क्या हम बच्चों को पीछे नहीं कर रहे हैं? बच्चे वहाँ पर उस दौड़ में शामिल होने लायक कितना रह पाएंगे? ये मेरा था। इंग्लिश का वर्चस्व है हायर रिसर्च में, ये तो एक तथ्य है, एक सच है ये। तो क्या हमने ये सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा? आप वर्चस्व कम कर नहीं पाएंगे? हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पीछे जा रहा है बाय एम्फसाइजिंग हमारा भारतीय भाषाओं को, ऐसा नहीं। और मैं ये भी यही कह रहा हूँ कि जब बच्चों ने पढ़ते हैं, इसका लर्निंग एबिलिटीज़ को हम एनहेंस करने के लिए अभी रिसर्च रिजल्ट्स कहते हैं कि इनको मातृभाषा में टीच करना है, एक बात है। दूसरा, हमारा देश में कितना लोग इंग्लिश जानते हैं? आप मुझे बता दीजिए। 10% भी इंग्लिश को नहीं जानते हैं। 90% हमारा भारतीय भाषा में बातचीत करते हैं, भारतीय भाषा में बिजनेस करते हैं, भारतीय भाषा में इनका काम करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि हमारा भारतीय भाषा कोई इंफीरियर है कंपेयर टू इंग्लिश भाषा से, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि हम इंग्लिश भाषा को नहीं सीखना, वो भी सीखना चाहिए टू कम्युनिकेट वेल विद द आउटसाइडर्स। तो इसीलिए दोनों भाषा के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। लर्निंग के लिए हमारा भारतीय भाषा को यूज़ कीजिए और कम्युनिकेशन के लिए आप इंग्लिश यूज़ कीजिए। ये भी मैं आपको बताया कि बहुत देशों में इनका मातृभाषा में पढ़ते हैं और मातृभाषा में पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। और दूसरा, अभी
आप एआई के बारे में बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेटर्स भी उपलब्ध है। वो ट्रांसलेटर्स को हम यूज कर रहा है एआईसीटी में, यूजीसी में। इसको यूज करके जो इंग्लिश बुक्स हैं हम इसको भारतीय भाषा में ट्रांसलेट कर रहा है। और आगे समय में ये भी एप्स मिलेगा, आप हिंदी में बात कीजिए, मैं इसको इन रियल टाइम तेलुगु में सुन सकता हूँ। तेलुगु मेरा मातृभाषा है, ये रियल टाइम ट्रांसलेशन भी हो सकता है। ऐसा हम नहीं डरना चाहिए कि मैं सिर्फ हिंदी जानता हूँ, किसी आदमी को हम इंग्लिश में कैसा कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ये फियर होने का जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो रहा है। आप हिंदी ही आप जाने तो आप हिंदी में ही आप बात कीजिए, और दूसरा आदमी जो इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, रियल टाइम में आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन जो है, आपका हिंदी कन्वर्सेशन जो है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो दूसरा आदमी सुन पा सकते हैं। इसलिए इसके बारे में आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमारा भारतीय भाषा के बारे में हमारा प्राइड, हमारा गर्व होना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और द सेम टाइम लर्न इंग्लिश ऑल्सो। अच्छा, एक और जो सवाल है वो है गरीबों तक शिक्षा की पहुंच का। जैसे आपने भी अभी बताया कि 60% कॉलेजेज और 45% यूनिवर्सिटीज रूरल एरियाज में, और एक तो जोग्राफिकल वजह से, दूसरी बात यह है कि जो वहाँ उस एरिया के लोग आकर पढ़ना चाहते हैं शहरों में, तो उनके लिए आर्थिक कारणों से बहुत संभव नहीं हो पाता है। Correct. तो ये आप चैलेंज मानते हैं, और इस चैलेंज को कैसे एड्रेस कर रहे हैं? ये भी एक चैलेंज है जी। मैं भी एक छोटा गांव से आता हूँ। मेरा फादर एक छोटा स्कूल में टीचर थे। सिटी को जाके, शहर को जाके पढ़ना फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्ट थे। इसलिए हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाना बहुत ज़रूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी, वो भी एक रिकमेंडेशन है इसके बारे में। इसलिए हम नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जो स्टूडेंट्स आर्थिक कारण हो, नहीं तो फैमिली कारण से हो, और शहर को नहीं आ पाया, नहीं पढ़ पाया इधर, इनका ये स्टूडेंट का घर तक हम नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम इनको शिक्षा ले जाएंगे, और स्किल बेस्ड एजुकेशन को हम प्रोवाइड करेंगे। तो टेक्नोलॉजी से ये काम होगा। और देखिए, शहर आना चाहिए तो भी हमारे पास इतना फिजिकल यूनिवर्सिटीज, फिजिकल कॉलेजेस भी नहीं है। और आगे समय में हमारा स्टूडेंट्स का नंबर भी बढ़ जाएगा, और इनका एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए हम सिर्फ फिजिकल यूनिवर्सिटीज को बिल्ड करना है तो बहुत साल लगेगा। आपको पता है, 1-2 साल में एक यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना इतना आसान नहीं है। बहुत साल, we need many years to construct a university, to build a university। इसलिए हम नेशनल यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, बहुत अफोर्डेबल होगा ये डिजिटल एजुकेशन। और जो रूरल एरिया से आएगा, इनको भी बहुत यूजफुल होगा नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। अच्छा, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो उसकी संख्या जो है वो बढ़ जा रही है, गवर्नमेंट की भी ऐसी पॉलिसी है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस जैसे प्रोविजंस आए हैं। तो ये जो है, ये जो हम बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों की हायर एजुकेशन तक पहुँच हो, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देकर हम उसको किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या ये इन लाइन है या कंट्राडिक्टरी है? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी के बीच में कोई अंतर नहीं देखता है। सभी लोग मिलके हमारा एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। और अभी हमारा देश में 1100 आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं।
इसमें आसपास 420 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसा हमारा इंडस्ट्री प्रोग्रेस हो रहा है, आज हमारा कंट्री ने वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स फॉर सेल फोन्स, क्या इसमें गवर्नमेंट कंपनीज हैं क्या? इसमें तो प्राइवेट कंपनीज हैं। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये पूरा कॉम्बिनेशंस मिलके, सब लोग मिलके हमारा एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन इसमें ये बात है ना कि पहुंच के लिहाज से, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का प्रोविजन गवर्नमेंट ने लाया अब, और जो इंस्टीट्यूट इसके लिए अप्लाई कर रही हैं उनको मैंडेट है कि वो जो है जैसे चाहे अपना फीस स्ट्रक्चर तय कर सकती है, जो भी चाहे एडमिशन रेगुलेशन तय कर सकती है। तो इस तरह के जो प्रावधान हैं, और दूसरी ओर जो एक ये गवर्नमेंट का मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचो एजुकेशन की, तो आपकी अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हम छोड़ दें, आपकी अपनी निजी राय में ये किस हद तक सहयोग कर पाएगा इस उद्देश्य में कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक जो है शिक्षा पहुंचे? देखिए, ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, इनको अच्छी क्वालिटी एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हमारा जिम्मेदारी है। उसीलिए आपको पता है बहुत अफर्मेटिव एक्शंस हैं हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में, IITs हो, NITs हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अफर्मेटिव एक्शंस हैं, रिजर्वेशन हैं और स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी है। UGC भी देते हैं, SC/ST स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप देते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी हम UGC से हम स्कॉलरशिप देते हैं। OBC स्टूडेंट्स के लिए भी मिनिस्ट्री देते हैं। तो बहुत अफर्मेटिव एक्शंस हैं। और आपको पता होगा CUET में जब हम देखा इस बार ST कैटेगरी स्टूडेंट से बहुत लोगों ने CUET में अप्लाई किया। एज कंपेयर टू 2023 में जो इंक्रीज हम देखा ST कैटेगरी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली SC कैटेगरी स्टूडेंट्स से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने CUET में अप्लाई किया। इससे हमको पता होता है कि जो एफर्मेटिव एक्शंस गवर्नमेंट ले रहा है, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और बहुत स्टूडेंट्स ने स्कूल्स में अच्छा पढ़ के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन से देखिए कि हमारा अफर्मेटिव एक्शंस का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है। जी, अच्छा, जैसे आपने कहा 4 करोड़ लोग अभी हायर एजुकेशन में इनरोल हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बढ़ती संख्या, और जैसे अब तो विदेशी कैंपस भी, यहाँ पर विदेशी यूनिवर्सिटी भी कैंपस खोल सकती हैं, तो इससे अगर हम ये बात करें 4 करोड़ में कितने % लोगों का फायदा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा देश से हर एक साल लाखों स्टूडेंट्स ने, पिछले साल रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 5 लाख लोग ने बाहर देशों में पढ़ने के लिए गए थे। तो ये हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस जब तैयार होगा हमारा भारत देश में, जो स्टूडेंट्स भारत में रह के फॉरेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहते हैं उस लोगों को फ़ायदा होगा, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो लोग जाते रहेगा। इनको रोकने के लिए हम ये फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस को हम इधर तैयार नहीं कर रहा है। ये और एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस हमारा स्टूडेंट्स को देने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस को हम इधर ला रहा है। और मान लीजिए एक कैंपस में 1000 स्टूडेंट्स इन्होंने एडमिट किया, मान लीजिए 10 कैंपसेस, 10 यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने इधर 10 कैंपसेस को शुरू किया, तो हर एक कैंपस में 1000 लोग, सो 10,000 लोगों को फायदा मिलेगा। आगे दिनों में, आगे सालों में इनका संख्या बढ़े तो 10,000 से 20,000, 50,000 ऐसा हो सकता है। लेकिन लाखों स्टूडेंट्स ने बाहर जाने वो कंटिन्यू करते रहेगा, बाहर जाते रहेगा, बिकॉज बाहर जाने में ये लोग सोचते हैं कि उधर
एक अलग कल्चरल एक्सपीरियंस मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगा। तो हम इनको नहीं रोक सकते हैं। हमारा देश तो एक बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री है। सभी को फ्रीडम है, किधर पढ़ना चाहते हैं भारत में, नहीं तो बाहर बाहर पढ़ना चाहते हैं, इनका फ्रीडम है, तो वो होते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कुमार, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्ते।